दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जो आज ऑनलाइन टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, उसी की ये आंसर की है दोस्तों। और आज के टेस्ट में अपने 25 क्वेश्चन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन हमने दिए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि सबका स्कोर अच्छा ही रहा होगा। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो मिलान कर लीजिए उसका सही आंसर क्या है। दूसरी बात, यदि आपने टेस्ट नहीं दे पाए आप किसी कारण से, तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित 25 क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों हमने पेड टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, तो ओवरऑल अब तक हम 40 टेस्ट ले चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी टेस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट हमने पहले लिए थे, फिर न्यूमेरिकल भी हुए थे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि परमियंस किसके एनालॉग होती है। देखो, एनालॉग का मतलब होता है समान होना। चुंबकीय परिपथ और वैद्युतिक परिपथ में काफ़ी कुछ समानताएं होती है। परमियंस जो है ये मैग्नेटिक परिपथ की एक तरह से चालकता ही होती है। जिस तरह से वैद्युतिक परिपथ में चालकता धारा प्रवाह का सहयोग करती है, उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह में सहायता करती है परमियंस। तो जो परमियंस है वो कंडक्टेंस के एनालॉग मानी जाती है, चालकता के समान मानी जाती है। ए ऑप्शन रहेगा अपना इसका। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में से इनपुट सिग्नल के कब धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में कुल 4 डायोड काम में लेते हैं, लेकिन याद रखना है कि एक समय में केवल 2 डायोड ही वर्क करते हैं। 2 डायोड फॉरवर्ड में होते हैं तो 2 रिवर्स में आते हैं, इसलिए 2 डायोड जो है वो धारा का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक डायोड में आधे चक्कर के बराबर धारा प्रवाहित होती है। इनपुट सिग्नल के आधे चक्कर के बराबर धारा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट अपन से क्वेश्चन पूछा गया कि जब किसी एसी परिपथ में केवीए माइनस किलोवाट बराबर केवीएआर हो तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होता है। देखो, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, ये सदिश योग से माइनस होती है। यानी एक्चुअल में यदि केवीआर की वैल्यू कुछ और होती, किलोवाट की कुछ और होती, तो घटाने के लिए पहले केवीएआर और किलोवाट की स्क्वायर होती, उसके ऊपर अंडरूट लगता और फिर केवीएआर आता। यानी केवीए की स्क्वायर माइनस किलोवाट की स्क्वायर, दोनों का अंडरूट इक्वल टू केवीएआर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के बराबर आता। लेकिन ऐसा कब हो गया? तो ऐसा तब होता है जब परिपथ का पावर फैक्टर 0 हो। पावर फैक्टर 0 का मतलब होता है करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री होना। फेज अंतर जब 90 डिग्री होता है तो वी आई साइन फाई का मान V इंटू ए के बराबर होता है, और V इंटू ए को ही हम KVA बोलते हैं। जबकि वी आई कोस पाई का मान 0 हो जाता है, तो KVA में से 0 घटाएंगे तो KVA, यानी एक तरह से आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति बराबर हो गई। और ऐसा तब होता है जब सर्किट शुद्ध इंडक्टिव या शुद्ध कैपेसिटिव होता। ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न कुंडलियों को उनके अनुप्रयोगों से मिलान करो। डम्मी कॉइल। देखो, डम्मी जो शब्द होता है ये होता है डीसी मशीन या एसी स्टेटर की भी मैं बात कर सकता हूँ। जब हम स्लॉट में वाइंडिंग की स्थापना करते हैं तो कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं, प्रत्येक स्लॉट में वाइंडिंग नहीं आ पाती है, तो जो स्लॉट खाली रहते हैं उसे हम डम्मी स्लॉट बोलते हैं। अब जो खाली स्लॉट रहे तो ये क्या वेट अनबैलेंस कहलाता है, क्योंकि किसी एक तरफ पूरी कुंडलियाँ आई थी तो वाइंडिंग में उस तरफ वाइंडिंग आ गई, दूसरी तरफ स्लॉट खाली रहे, तो आर्मेचर की किसी एक साइड में वजन ज़्यादा और दूसरी साइड में वजन कम हो गया एक तरह से। ये कहलाता है मैकेनिकल अनबैलेंस, यांत्रिक रूप से आर्मेचर का असंतुलित होना। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो खाली स्लॉट रहे थे ना, उनमें अलग से कॉइल डाल देते हैं जिनके कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डम्मी कॉइल। तो ये डम्मी कॉइल जो होती है ये मैकेनिकली बैलेंस टू आर्मेचर, आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए होती है। इसी तरह से शेडिंग रिंग, तो शेडिंग रिंग जो होती है ये फेज अंतर उत्पन्न करने के काम आती है। शेडेड पोल मोटर में इसी का उपयोग करके हम एक फेज को 2 फेज में बांटते हैं। इसके अलावा शेडिंग रिंग के और भी कई उपयोग होते हैं, जैसे सिंगल फेज एसी रिले में भी अपन काम में लेते हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर में भी अपन इसको उपयोग में लेते हैं,
तो फेज स्प्लिटिंग के ये काम में हो गई। उसके बाद में आती है टर्शियरी वाइंडिंग, तो ये ट्रांसफार्मर में होती है। जब डेल्टा डेल्टा संयोजित ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर में जब न्यूट्रल कहीं फ्लोट करने लग जाता है तो डेल्टा संयोजित उनके बीच में एक अलग से कॉइल या वाइंडिंग रखी जाती है, जिसको टर्शियरी कॉइल कहते हैं। तो इसका काम होता है बैलेंस द फ्लोटिंग न्यूट्रल एंड वोल्टेज। जो न्यूट्रल फ्लोट कर रहा था उसको बैलेंस करना, साथ में वोल्टेज भी बैलेंस रहती है। तो इसमें क्या आएगा, ए बी सी आएगा कंटिन्यू, यानी फर्स्ट में ए, सेकंड में बी और थर्ड में सी आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि औसत पावर का सही सूत्र क्या है। दोस्तों वाट मीटर जो रीडिंग देता है वो हमेशा औसत शक्ति कहलाती है, ध्यान रखना। वाट मीटर द्वारा दी गई पावर जो होती है वो एवरेज पावर मानी जाती है वाटेज में जो होती है। तो वाट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, VI cos पाई सिंगल फेज में, 3 फेज अगर होता तो √3 VLIL cos पाई हो जाता। अभी अपने उत्तर डी रहेगा, V × I × cos पाई। अगला क्वेश्चन पूछा कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो है उसमें CCPC कैसे जुड़ती है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको रटवा रखा है। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर हो, इंडक्शन टाइप वाट मीटर हो, इंडक्शन टाइप पावर फैक्टर मीटर हो, तो इन सब में CC सीरीज में और PC पैरेलल में होती है। ठीक है, अब सीरीज पैरेलल का देखो, C में एक ही ऑप्शन था, करंट कॉइल लोड के सीरीज में और प्रेशर कॉइल समांतर में। क्योंकि A और B में तो दोनों सीरीज दोनों पैरेलल था, इसलिए हो नहीं सकता और D गलत हो गया। तो ऑप्शन अपना सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डबल एक्साइटेड मोटर का एग्जाम्पल कौन सा है। दोस्तों याद रखना, सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके रोटर को भी हम उत्तेजित करते हैं और स्टेटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो वो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। अब कुछ स्टूडेंट DC मोटर के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि शंट मोटर में भी तो हम फील्ड और आर्मेचर दोनों को सप्लाई देते हैं, वहाँ आर्मेचर का एक्साइटमेंट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, केवल फील्ड को एक्साइट करते हैं हम लोग। बी ऑप्शन की ओर जाना है आपको, सिंक्रोनस मोटर डबल एक्साइटेड मोटर कहलाती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप किसके द्वारा की जा सकती है। निम्न मान के प्रतिरोध 3 तरह के होते हैं, निम्न मान, मध्यम मान और उच्च मान। उच्च मान वाले तो होते हैं जैसे इंसुलेशन प्रतिरोध हो गया, मेगा ओम में ही होती है इनकी रीडिंग, 1 लाख ओम से अधिक होता है। निम्न मान वाले वो होते हैं जिनका मान 1 ओम या इससे भी कम हो, जैसे DC मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध हो गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हो गया, शंट प्रतिरोध हो गया, इस प्रकार के। तो इनका मेजरमेंट जब हमें लेना हो तो निम्न माप के लिए केल्विन ब्रिज सबसे बेटर और सूटेबल माना जाता है, हमेशा ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, कंपटीशन एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद जरूर रखें। केल्विन ब्रिज जो है वो निम्न प्रतिरोध नापने के लिए बेटर है, सबसे बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी भी मैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक या मजबूत कहाँ होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा पोल्स पर होता है, ध्यान रखना। चुंबक में चुंबकीय ध्रुवों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण सर्वाधिक होता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति के अधिकतम स्थानांतरण के लिए आंतरिक प्रतिरोध का सबसे वांछित मान क्या होना चाहिए। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की थ्योरम होती है दोस्तों, शायद आपको याद होगा, और ये यूँ कहती है कि जो सोर्स का प्रतिरोध होता है वो अगर उस लोड की प्रतिबाधा के बराबर होता है तो कोई भी शक्ति सोर्स अधिकतम पावर स्थानांतरित करता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है जब लोड प्रतिरोध सोर्स प्रतिरोध के बराबर हो, यानी स्रोत का प्रतिरोध बाहर के प्रतिरोध के बराबर, यानी आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो जाए। तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पावर प्लांट में हम किसकी स्थापना करते हैं। शॉर्ट में इसको ESP बोलते हैं, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें होती है जो फ्लाई एश के साथ जाने वाले मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। एक हैमर के द्वारा इसमें हैमरिंग की व्यवस्था होती है जो दोनों ओर इस पर चोट लगाती है, जिससे वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जितने भी इसके ESP में ऑपर्स बने होते हैं वो ब्लॉक नहीं होते हैं और वो एस जो है वो नीचे की ओर गिर जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मशीनों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हटाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि मशीन में
एक तरह से लीकेज आता रहना कहीं से, या वाइब्रेशन के कारण अचानक जब अपन उसको स्पर्श करते हैं तो शॉक लगता है। तो ऐसे में ग्राउंडिंग ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। ध्यान रखना, उसके फ्रेम, उसकी बॉडी को, जो भी उसका इक्विपमेंट है, उसकी मेटालिक पार्ट को ग्राउंड कर देना हमें पोटेंशियल फ्री उसको बना देगा और लीकेज से बचा सकता है। ए ऑप्शन की ओर जाना है हमें। अगला क्वेश्चन है कि PMEN का पूरा नाम क्या है। वैसे तो शॉर्ट में MEN ही होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, लेकिन PMEN भी ऑप्शन कहीं ना कहीं आ ही जाता है कई बार पेपर में। तो इसका पूरा नाम होता है प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल। यानी जो न्यूट्रल होता है हम इसको अर्थ करके रखते हैं, लेकिन ये याद रखना जितने भी बड़े पावर प्लांट या बड़ी मशीनें होती है तो उनमें भी हम क्या डबल ग्राउंडिंग करते हैं। किसी भी कारणवश से एक ग्राउंडिंग, एक अर्थ यदि फेल भी हो जाए तो दूसरा अर्थ अपना वर्क करता रहे। तो मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल जो होता है उसको मल्टीपल जगह से, यानी बहुत जगह से हमने अर्थ कर रखा है, वो प्रोटेक्टिव है। बी ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, यानी स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि स्किन इफेक्ट के कारण चालक के चारों ओर की वायु ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, क्योंकि ऐसा स्किन इफेक्ट के कारण नहीं, कोरोना के कारण ऐसा होता है। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना आता है तो चालक के चारों ओर की एयर ब्रेक डाउन होती है। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, स्किन इफेक्ट में चालक की जो पूरी सरफेस होती है उसमें धारा घनत्व बदल जाता है। चालक की सरफेस यानी सतह पर अधिक और मध्य भाग में कम होता है, ये स्किन इफेक्ट के कारण होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। सेकंड कह रहा है कि स्ट्रैंडेड चालकों का उपयोग करके स्किन इफेक्ट को कम किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे, ट्विस्टेड बोल सकते हो, स्ट्रैंडेड बोल सकते हो, यानी पतले पतले चालक, और उनको भी हमने ट्विस्ट और कर दिया। जो स्किन इफेक्ट के कारण ऐसी धारा की प्रकृति थी वैसे ही हमने तार को आकृति दे दी, तो स्किन इफेक्ट उससे कम हो जाता है। तो अपना जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, केवल 2। अगला अपना क्वेश्चन है कि SCR की कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद है। देखो, ट्रिगरिंग का मतलब होता है SCR को ऑन करवाना। एक्चुअल में क्या होता है कि SCR में एनोड, कैथोड और गेट नाम के 3 टर्मिनल होते हैं, 3 ही जंक्शन होते हैं। अब एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव आपने दिया तो जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड में आए, लेकिन जो बीच में J2 था ना वो रिवर्स में होता है। और फॉरवर्ड बायस में सही एनोड कैथोड को पॉजिटिव नेगेटिव देने के बाद भी एक SCR धारा का संचालन कर नहीं सकता, इसलिए SCR को सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस माना जाता है। ये भी ध्यान रखना, अर्ध नियंत्रित होती है वो, फुली कंट्रोल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम गेट पर बाहर से एक वोल्टेज देते हैं जो उस J2 जंक्शन 2 को जो रिवर्स बायस में था उसको तोड़ती है, और इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेक डाउन होना। 2 तरह के ब्रेक डाउन होते हैं, एक जिनर ब्रेक डाउन होता है, एक एवलांचे होता है। तो जब हम रिवर्स बायस में J2 पर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो ये कहलाता है एवलांचे ब्रेक डाउन होना। तो इसी को अपन, जो गेट सिरा होता है, ये भी इसका कंट्रोल ग्रिड भी माना जाता है एक तरह से SCR का। इसलिए गेट वाली ट्रिगरिंग जो होती है वो सबसे भरोसेमंद है, क्योंकि हमने गेट को ही सीधे सीधे ट्रिगर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइटनिंग और स्विचिंग के कारण जो उच्च वोल्टेज सर्ज होता है उसके लिए हॉर्न गैप का उपयोग करते हैं, क्योंकि तड़ित चालकों का उपयोग करते हैं अपन, और तड़ित चालक में हॉर्न गैप सबसे अधिक आता है। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर ही जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है। देखो, साइन वेव 2 बार अधिकतम मान पर जाती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। जब धनात्मक में जाती है तब तो 90 डिग्री होता है, और जब ऋणात्मक में जाती है तब होता है 270 डिग्री का मान। 0, 180 और 360, इन 3 पोजीशन पर तो उसका मान 000 होता है। 90 डिग्री पर होता है पॉजिटिव पीक और 270 पर होता है नेगेटिव पीक। अब 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 को लिखते हैं π/2, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री रेडियन मानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर विन्यास को उनके गुणों से मिलान कीजिए। ट्रांजिस्टर की 3 तरह की कन्फिगरेशन होती है, आपको भी अच्छे से याद होगी। कॉमन बेस,
कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। जो कॉमन बेस होती है इसकी ध्यान रखना, करंट गेन जो होती है वो अल्फ़ा होती है, और हम सब जानते हैं कि अल्फ़ा जो है वो इकाई से कम, यानी इसकी करंट गेन सबसे कम होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, जिसकी करंट गेन कम है ना उसकी वोल्टेज गेन बहुत अधिक हो जाएगी। तो हाईएस्ट वोल्टेज गेन कॉमन बेस से मिलती है। इसी तरह से कॉमन कलेक्टर जो है ना, इसकी जो करंट गेन होती है उसको हम लोग गामा बोलते हैं, और गामा जो है वो सबसे अधिक होती है क्योंकि वो बीटा प्लस वन होती है, यानी बीटा से भी अधिक होती है। इसलिए कॉमन कलेक्टर में हाईएस्ट करंट गेन मिलता है, फिर वोल्टेज गेन कम हो जाता है। और जो कॉमन एमिटर है ना, इसकी करंट गेन बीटा होती है, और बीटा हम जानते हैं इकाई से बहुत अधिक होती है। कॉमन एमिटर की करंट गेन वोल्टेज गेन दोनों अधिक होती है, इसलिए P बराबर V इंटू आई। तो पावर गेन सबसे अधिक हो गई इसकी। कॉमन बेस की करंट गेन कम थी, वोल्टेज गेन अधिक थी, तो पावर गेन प्रॉपर नहीं मिला। कॉमन कलेक्टर की करंट गेन हाईएस्ट थी लेकिन वोल्टेज गेन कम थी, तो पावर गेन नहीं मिला। यानी कॉमन बेस की वोल्टेज गेन हाईएस्ट, कॉमन एमिटर की पावर गेन और कॉमन कलेक्टर की करंट गेन हाईएस्ट होती है। उत्तर आएगा सी बी ए। ठीक है, और सी बी ए का ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन में। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आप सभी इसको याद जरूर करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पदार्थ के सॉफ्ट होने के कारण वो विकृत ना हो जाए, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हुए कभी उसके साइज को मापते नहीं है। वो कौन सा ऐसा पदार्थ अपना होगा? देखो, यदि हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो आपका ध्यान एल्यूमिनियम और सिल्वर पर ही जा रहा होगा। दोस्तों, कंपैरेटिवली चांदी की अपेक्षा एल्यूमिनियम नरम होता है, ध्यान रखना। इसलिए एल्यूमिनियम को SWG से नहीं नापा जा सकता। तो फिर इसको कैसे नापते होंगे? तो इसके लिए फिर हम माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं जो व्यास नापता है, जिसके बारे में भी अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ए ऑप्शन रहेगा, एल्यूमिनियम करना है। अगला क्वेश्चन है कि समांतर रेजोनेंट परिपथ को क्या कहते हैं? समांतर रेजोनेंट परिपथ को करंट मैग्निफिकेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर की करंट, इनकी वैल्यू बहुत कम होने के बाद भी इंडक्टर कैपेसिटर की करंट बहुत अधिक होती है, लाइन धारा से हमेशा अधिक होती है। करंट मैग्निफिकेंट बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वान डी ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। विशेष प्रकार का हाई वोल्टेज जनरेटर होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर काम करता है। स्थिर वैद्युतिक सिद्धांत जो होता है ना, उस पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं करना, विद्युत चुंबकीय पर ये अपने संट कंपाउंड और ये करते हैं। इसके लिए हम बी ऑप्शन पर जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सरसाइज करते समय एक व्यक्ति 1 घंटे में 1.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल ऊर्जा का खपत कर देता है। इसके द्वारा उत्पादित औसत शक्ति का मान कितना है? देखो दोस्तों, होता क्या है कि एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो जब पावर निकालना है तो एनर्जी बटे टाइम कर देंगे। देखो, ऊर्जा दी है 1.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल, और समय दिया है 1 घंटे। तो आपको ये ध्यान रखना, सेकंड में रखना होगा, क्योंकि शक्ति जो है वो जूल प्रति सेकंड में ही आती है, और जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट कहते हैं, राइट। तो 3600 का भाग देना था, यहाँ पर 1 घंटे का भाग नहीं देना था। इतना सा आप ध्यान रख लेते, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो कितना आएगा, ये आपका 2000 आएगा। ठीक है, और इसमें से अगर आप 3 जीरो हटा देते हैं तो 2 बचेगी। 100 बटे 2 करोगे तो 50 वाट उत्तर आएगा। मिलान कर लेना, 50 जूल प्रति सेकंड या 50 वाट आप उत्तर इसका कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? गलत स्टेटमेंट बताना इस बार, पहले पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि लाइन की धारिता के कारण प्रवाहित आवेशन धारा लाइन लॉस को कम करती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन में लाइन की लंबाई के साथ धारिता बढ़ती है, इसलिए उस धारिता प्रभाव के कारण लाइन में एक धारा चलती है जिसको चार्जिंग करंट बोलते हैं, और इस चार्जिंग करंट के कारण लाइन में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जो हमेशा एडिटिव पोलैरिटी का, यानी जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, जिस वजह से लाइन लॉस कम हो जाते हैं और रिसीविंग एंड पर वोल्टेज भी बढ़ सकता है।
तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है कि लाइन की लंबाई के साथ धारिता बढ़ती है। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी लाइन की, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। इसीलिए तो ट्रांसमिशन लाइनों में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की धारिता को नगण्य मानते हैं, लॉन्ग और मीडियम दोनों में धारिता प्रभाव को आंकलन किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। बी ऑप्शन पर जाएंगे, दोनों ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। लूप नियम जो है ना, ये किरचॉफ के सेकंड नियम को ही बोलते हैं, यानी केवीएल को ही बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ही लूप लॉ कहा जाता है। और वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। धारा नियम आवेश संरक्षण पर, वोल्टेज वाला ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कैपेसिटर में उसके पैरावैद्युतिक पदार्थ की जगह, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो बीच में रखा हुआ था, उसकी जगह यदि हम कोई सुचालक पदार्थ, कंडक्टिंग मटेरियल लगा दें तो क्या होगा। देखो, वो पैरावैद्युत है तभी तो दोनों प्लेटों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को वो एक्यूमुलेट कर पा रहा है। यदि कंडक्टिंग मटेरियल हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक तरह से मिल ही गए, और जब प्लस माइनस मिलता है तो हम सब जानते हैं क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। भाई, बाहर सेल के टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव को आप कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़कर देखिए क्या होगा, तो प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। आपको ए उत्तर करना है। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर करें। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।